हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इन्फिनिटी वे टू सक्सेस के करंट अफेयर के एक नए सेशन में, जहाँ जहाँ पर हम देश विदेश के विभिन्न मुद्दों को प्रश्नों के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो कि प्रश्न ऐसे होंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ। और आज का सेशन हम शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डाटा और एनालिटिक्स कौन सा है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। देखिए अभी विश्व का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डाटा और एनालिटिक्स लॉन्च किया गया है, वो कौन सा है? तो उसका नाम देखिए, स्वदेश या एयर नेक्स्ट या मेटा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्वदेश। माफ़ कीजिए। तो स्वदेश हाल ही में देखिए स्वदेश परियोजना लॉन्च की गई है। स्वदेश परियोजना, ठीक है, हाल ही में स्वदेश परियोजना लॉन्च की गई है। इसे लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी जैव प्रौद्योगिकी विभाग और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ठीक है, एनबीआरसी, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के द्वारा इस परियोजना को विकसित किया गया है। ठीक है, और ये जो एनबीआरसी है भारत का एकमात्र संस्थान है जो कि तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान और शिक्षा को समर्पित है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये विकसित किया गया है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के द्वारा। ठीक है, तो स्वदेश जो परियोजना विकसित की गई है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के द्वारा विकसित की गई है। देखो ये जो स्वदेश परियोजना विकसित की गई है, इसके द्वारा किया क्या जाएगा कि जो भी तंत्रिका संबंधी रोग हैं, तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग हैं, उन्हें समझने के लिए और उसकी मस्तिष्क के अध्ययन के लिए इस परियोजना को लॉन्च किया गया है। इस परियोजना को बनाया गया है ताकि तंत्रिका तंत्र संबंधी जो भी रोग हैं उन्हें समझा जा सके और उनका एक बड़े व्यापक पैमाने पर अपने देश के भीतर एक डेटा बनाया जा सके। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। और ये जो प्रोग्राम होगा, ये जो प्रोग्राम है स्वदेश परियोजना है, ये जावा आधारित कार्यक्रम होगा। दोस्तों आप जावा के बारे में जानते ही होंगे। जावा और पाइथन, ठीक है, ये जावा और पाइथन आधारित इसका वर्क फ्लो होगा। ये दोनों कंप्यूटर प्रोग्राम है, जावा और पाइथन। ठीक है, तो जावा आधारित वर्क फ्लो वातावरण होगा इसका और पाइथन से युक्त होगा। ठीक है, तो ये दोनों कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये प्रोग्राम कंप्यूटर बेस होगा जो कि डेटा विश्लेषण, रिपोर्ट और डेटा बैकअप उपलब्ध कराएगा। ठीक है, ये डेटा विश्लेषण और डेटा बैकअप उपलब्ध कराएगा स्वदेश प्रोग्राम के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चेरी ब्लॉसम्स महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए इसका ऑप्शन देखिए, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा मेघालय। मेघालय में देखिए चेरी ब्लॉसम्स महोत्सव मेघालय में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये जो त्यौहार होता है ये लगभग 8 नवंबर के आसपास से मनाया जाता है। ठीक, नवंबर के आसपास मनाया जाता है। और ये मतलब ये जो है इस बार का ये दूसरा चेरी ब्लॉसम्स महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, तो ये इसका नाम दिया गया है इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम्स फेस्टिवल। ये मेघालय में बनाया जाता है। देखिए ऐसे ये चेरी ब्लॉसम्स के पेड़ होते हैं। ठीक, तो मेघालय के जो वन और पर्यावरण मंत्री ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को प्रकृति का उत्सव घोषित किया है। तो सेलिब्रेशन ऑफ नेचर। ठीक, मेघालय के पर्यावरण एवं वन मंत्री ने चेरी ब्लॉसम्स महोत्सव को प्रकृति का उत्सव घोषित किया है। अ सेलिब्रेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ठीक, 2000 देखिए वर्ष 2014 से ये मनाया जा रहा है। ठीक, वर्ष 2014 से आयोजित किया जा रहा है नवंबर के दूसरे सप्ताह में। ठीक, और इसका जो है भारत सरकार का जैव संसाधन सतत विकास संस्थान है इस त्यौहार का आयोजन करता है। तो अगर आपसे पूछे कि इस त्यौहार को आयोजित कौन करता है तो इसको भारत सरकार का जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान इस सतत विकास संस्थान चेरी ब्लॉसम्स महोत्सव को आयोजित करता है। ठीक है, देखिए
तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए चेरी के जो फूल होते हैं, चेरी के जो पौधे होते हैं, ये जापान जैसे देशों में चेरी ब्लॉसम जो होते हैं बसंत ऋतु में बसंत ऋतु में दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन ये भारत में अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में दिखना शुरू होते हैं, और इनके फल जो होते हैं ये खाने योग्य होते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इसके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ये शिलोंग में मेघालय के राजधानी शिलोंग में आयोजित किया जाता है चेरी ब्लॉसम्स महोत्सव। इसे आयोजित कौन करवाता है? भारत सरकार के अधीन जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान, ठीक है। सन 2014 से इसे आयोजित किया जा रहा है, और इस बार का जो ये फेस्टिवल था इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम्स फेस्टिवल था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य की आदिवासी महिला और आशा वर्कर मतिल्दा कुल्लू को फोर्ब्स ने विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया है, ठीक। तो इसका ऑप्शन देखिए, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा या महाराष्ट्र। तो फोर्ब्स ने एक आदिवासी महिला और आशा वर्कर हैं मतिल्दा कुल्लू, इनका नाम है मतिल्दा कुल्लू, ये आप नाम याद रखिएगा। तो ये बिलोंग करती हैं उड़ीसा से, और ये एक आशा वर्कर हैं जिन्हें फोर्ब्स ने, ये देखिए यहाँ पर हेडिंग देखिए, ये देखिए यहाँ पर न्यूज़पेपर में हाल ही में खबर आई थी कि उड़ीसा की जो आशा वर्कर हैं भारत की 21 पावरफुल महिलाओं में इनका नाम आया है फोर्ब्स की सूची में, ठीक है। भारत की 21 पावरफुल महिलाओं में इनका नाम दिया गया है, ठीक। तो ये आदिवासी आदिवासी समाज में जाके ये जागरूक करती हैं उनके स्वास्थ्य के विषय में, ठीक है। आशा वर्कर हैं तो महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के विषय में, उनके बच्चों के स्वास्थ्य के विषय में जागरूक करती हैं, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा वेलनकन्नी चर्च किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है। तो वेलनकन्नी चर्च ये काफ़ी अभी हाल ही में चर्चा में रहा। तो इसका ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। तो वेलनकन्नी चर्च जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। वेलनकन्नी चर्च ये तमिलनाडु में स्थित। तो देखो अभी हाल ही में ये क्यों चर्चा में आया, तो देखो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक योजना चलाई है, मुख्यमंत्री तीर्थ धाम योजना, ठीक है। दिल्ली सरकार की योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ धाम योजना। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक मुख्यमंत्री तीर्थ धाम योजना चलाई है। तो इस योजना के तहत जो भी 60 ईयर से अबव है सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उन्हें दिल्ली गवर्नमेंट मुफ्त में तीर्थ धामों की यात्रा करवाएगी। जैसे कि अभी हाल ही में इस योजना के तहत करतारपुर कॉरिडोर और वेलंकल्ली चर्च को जोड़ा गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जो ये वेलंकल्ली चर्च है ये तमिलनाडु में स्थित है, जिसे एक यहाँ की देवी है, इन्हें इस चर्च का एक और नाम है, ये देख लीजिए, इसका नाम है बसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ, बसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ, ठीक है। तो इसका एक और नाम है, ठीक। तो 16वीं शताब्दी के मध्य में इस चर्च का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको वेलंकल्ली। तो वेलंकल्ली चर्च दिल्ली गवर्नमेंट की योजना के तहत इसको जोड़ा गया है मुख्यमंत्री तीर्थधाम योजना में। तो चलते हैं और इसके साथ एक और स्थान जोड़ा गया है, वो है करतारपुर में जो ननकाना साहिब है, सिख धर्म का एक पवित्र स्थल है। करतारपुर कॉरिडोर से ननकाना साहिब पहुंचने के लिए, तो करतारपुर कॉरिडोर जाने के लिए भी मुख्यमंत्री तीर्थधाम योजना में इस प्लेस को भी जोड़ा गया है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रही इस चर्च की फ़ोटो, वेलंकल्ली चर्च इस चर्च की फ़ोटो है, तो आप देख लीजिए इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? देखिए कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा, तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में पहले ही साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो इसके बाद अगर ये प्रस्ताव मंजूरी दे दी गई है, तो अब भारत की पहली साइबर तहसील बनाने वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो साइबर तहसील से होगा फ़ायदा क्या होगा, तो इससे जो फ़ायदा होगा वो म्यूटेशन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। म्यूटेशन की प्रक्रिया मतलब देखो बदलते समय के साथ साथ तकनीकी में परिवर्तन करना, ठीक है। सरकारी विभागों में तकनीकी में जो परिवर्तन हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, सरकारी फाइलों को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है, तो उससे ये प्रक्रिया आसान हो जाएगी। और राज्य में कहीं से भी ओवरऑल जो MP है
पूरा मध्य प्रदेश है तो कहीं से भी इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। पूरे मध्य प्रदेश में के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं और इससे अविवादित भूमि के मामलों में परिवर्तन की प्रक्रिया सुगम हो जाएगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा किस लिए लाया गया और इसके फ़ायदे क्या हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में यूनाइटेड किंगडम के औपनिवेशिक शासन से पूर्णतः मुक्त होने की घोषणा की है। हाँ तो दोस्तों ये क्वेश्चन है कि अभी भी कुछ देश ऐसे थे जो कि अप्रत्यक्ष रूप से औपनिवेशिक ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन से औपनिवेशिक शासन के अधीन थे। तो अभी अभी एक देश ने पूर्णतः मुक्त होने की घोषणा की है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन देखिए, गुयाना या बारबाडोस, ग्वाटेमाला या निकारागुआ। तो इसका सही आंसर होगा बारबाडोस। तो देखो अभी हाल ही में बारबाडोस बारबाडोस एक कंट्री है जो कि कैरेबियाई देश है, ठीक है। कैरेबियाई देश है, ठीक, मध्य अमेरिका में पड़ता है। बारबाडोस एक कैरेबियाई देश है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से ये गणतांत्रिक देश अब बन गया है, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है, अब डेमोक्रेटिक कंट्री बना है बारबाडोस, ठीक है। विश्व का सबसे, एक तरीके से ये कहा जाए कि विश्व का सबसे नया गणतंत्र है ये। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में विश्व के सबसे नए गणराज्य का आप नाम बताइए। विश्व का सबसे नया गणराज्य, सबसे नया गणराज्य, ठीक। तो ये बारबाडोस होगा और ये यूनाइटेड किंगडम के औपनिवेशिक शासन से पूर्णतः मुक्त होने की इसने घोषणा कर दी। और 72 साल की हैं यहाँ के राष्ट्रपति ने, 72 वर्षीय डेम, इनके राष्ट्रपति का भी नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए अब डेम सेंड्रा मेसन ने, यहाँ के 72 वर्षीय डेम सेंड्रा मेसन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, देश की पहली राष्ट्रपति चुनी गई हैं, ठीक। तो बारबाडोस को वैसे तो स्वतंत्रता एक तरीके से देखा जाए 1966 में ही मिल गई थी, लेकिन यहाँ पर अभी तक महाराजी जो ब्रिटेन की महारानी है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, वो यहाँ की राज प्रमुख थी। मतलब राष्ट्रपति वहाँ की एक तरीके से क्वीन अभी तक आधिपत्य में थी, एक तरीके से सारा शासन ये इन लोगों के हाथ में मतलब डोमिनियन गवर्नमेंट का स्टेटस इनके पास था। 1966 में ये आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन ये थे ब्रिटेन की क्वीन के अधीन, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के अधीन थे, ठीक है। तो ब्रिटेन ने लगभग बारबाडोस पे लगभग 400 वर्षों तक शासन किया था, ठीक। हाँ, तो इस तरीके से बारबाडोस के जो ये नई पीएम बनी हैं डेम सेंड्रा मेसन, ये ब्रिटेन के 400 वर्षों के साथ अपने अंतिम शाही बंधन को तोड़ देगा, ठीक है। हालांकि ये कॉमनवेल्थ के सदस्य के रूप में इन्होंने अपनी सदस्यता नहीं छोड़ी है, ठीक। अगर इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये देखिए, ये कैरेबियन सी है, यहाँ अमेरिका के नीचे का हिस्सा ये क्यूबा है और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन, उत्तरी अटलांटिक महासागर, कैरेबियन सी, और ये यहाँ छोटा सा द्वीप रहा बारबाडोस, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इतनी सारी चीज़ें थी। तो इसके पहले जैसे कुछ देश थे, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, तो ये सारे देश भी ब्रिटिश ऐसे ही अधीन थे जिन्हें आज़ाद किया गया है। लेकिन अभी हाल ही में सबसे न्यूएस्ट कंट्री है बारबाडोस, जिसे हाल ही में विश्व का सबसे नया गणतंत्र बना है, जिसे यूनाइटेड किंगडम के औपनिवेशिक शासन से अभी मुक्ति मिली है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। हाल ही में चर्चा में रहा एयर नेक्स्ट कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ये एक्चुअली था एयर नेक्स्ट कार्यक्रम था। तो इसको किसके द्वारा प्रारंभ किया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है इसका ऑल इंडिया रेडियो, नीति आयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसे प्रारंभ किया है ऑल इंडिया रेडियो ने। देखो, ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा ये कार्यक्रम, एयर नेक्स्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य है कि यंग इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए युवा प्रतिभा को आगे लाना और बढ़ाना, ठीक। युवा प्रतिभा को बढ़ाना। तो इसका एक सीधा सा मोटिव होगा कि युवाओं का ये जो कार्यक्रम है एयर नेक्स्ट, युवाओं का कार्यक्रम है, युवाओं के द्वारा और युवाओं के लिए। इस लक्ष्य पर इसका लक्ष्य यही है कि युवा का कार्यक्रम है, युवा द्वारा और युवा के लिए, ठीक है। इसका ये लक्ष्य होगा इस कार्यक्रम का, ठीक। और ये जो प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जा रहा है, आपसे हमने पहले भी बात की थी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75 सप्ताह का, ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का ही एक भाग है। तो इस कार्यक्रम के तहत एयर नेक्स्ट कार्यक्रम होगा, तो इसके तहत 52 सप्ताह तक देश भर में आकाशवाणी के द्वारा युवाओं को आमंत्रित किया जाएगा, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, जहाँ पर उन्हें अपने विचारों को रखने के अवसर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है।
और तो इतनी सारी जानकारी इसके लिए काफ़ी थी। और आपको पता होगा कि जो ऑल इंडिया रेडियो है ये प्रसार भारती के तहत काम करता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अदन की खाड़ी से रिलेटेड। अदन की खाड़ी, तो अदन की खाड़ी के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। आपको यहाँ पर गलत कथन दोस्तों पहचानना है। तो इसमें ऑप्शन पहला कथन है इसका, देखिए पहला कथन है गल्फ ऑफ बर्बेरा, इसे गल्फ ऑफ बर्बेरा के नाम से भी जाना जाता है, पहला कथन है। दूसरा कथन है यह बाब अल मंडेब की संधि के द्वारा लाल सागर से जुड़ा हुआ है। ठीक, बाब अल मंडेब की संधि से लाल सागर से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपके ये दोनों कथन सही हैं कि अदन की खाड़ी को गल्फ ऑफ बर्बेरा के नाम से भी जाना जाता है और बाब अल मंडेब की संधि से लाल सागर से जुड़ा हुआ है। तो एक और दो नहीं, गलत कथन किसने पहचान करनी थी, इसमें हमें गलत कथन की पहचान करनी थी। तो दोनों में से कोई गलत नहीं है, तो दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका मैप देख लीजिए कहाँ पर है। ये अरेबियन सी, देखिए ये अरेबियन सी है और ये हिंद महासागर है। अगर यहाँ बात करते हैं, ये रही बाब अल मंडेब की जल संधि। ठीक है, और बाब अल मंडेब की जल संधि जो है इसके उत्तर में अगर देखेंगे तो नॉर्थ में यमन पड़ता है। ठीक है, ये देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ में यमन पड़ता है। पूरब में अगर इसके देखा जाए अदन की खाड़ी के, ये अदन की खाड़ी है, तो पूर्व में अरब सागर पड़ता है, पश्चिम में इसके जिबूती पड़ता है और दक्षिण में सोमालिया की स्थिति है। ठीक है, तो ये रहा पश्चिम में जिबूती, दक्षिण में सोमालिया स्थित है। और ये बाब अल मंडेब की जल संधि के द्वारा अदन की खाड़ी लाल सागर से जुड़ती है। तो ये चीज़ें इसके मैप में आप में क्लियर हो गई। आप एक बार मैप ध्यान से देख लीजिए और इसमें इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, हो सकता है ये पूछा जा सके। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा कि जो अदन की खाड़ी है ये एक जगह पर सक्रिय हो रही है, तो इस जगह का भी नाम आप देखिए। जिबूती के पास अगर आप देखेंगे, ये छोटा सा जो एरिया है जिबूती में इसका नाम है तजदौरा की खाड़ी। ठीक, तजौरा की खाड़ी। ठीक है, तजौरा की खाड़ी में ये गल्फ सकरा हो जाता है, तजौरा की खाड़ी में ये सकरा हो जाता है। तो मैप से रिलेटेड ये जो लोकेशन है इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अदन की खाड़ी के संदर्भ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सफ़र से रिलेटेड। हाल ही में चर्चा में रहे सफ़र का संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए कि सफ़र के संबंध में आपको गलत कथन की पहचान करनी है क्या। तो पहला ऑप्शन देखिए, इसका पहला कथन देखिए। पहला कथन है यह पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा महानगरों के समग्र प्रदूषण स्तर और वायु गुणवत्ता को मापने के लिए, यहाँ पर मापने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है और इसे IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो ये है पहला कथन है, तो पहले कथन में इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर पर्यावरण मंत्रालय नहीं है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा महानगरों के समग्र प्रदूषण स्तर और वायु गुणवत्ता को मापने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की। और इस सफ़र को विकसित किया गया है IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान जो पुणे में स्थित है, IITM पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसमें गलत कथन की पहचान करनी थी, तो हमारा पहला केवल एक इसका गलत है। तो थोड़ा सा सफ़र के बारे में जान लेते हैं कि सफ़र है क्या। देखिए सफ़र का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ठीक, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये 4 शहरों में अभी हाल ही में हुआ क्या है कि सफ़र ने 4 शहर में से कौन कौन है, दिल्ली, फिर अहमदाबाद, मुंबई और पुणे। अहमदाबाद, मुंबई और पुणे। तो इन चार शहरों के वायु प्रदूषण का स्तर नापा, खासतौर तौर से दिवाली के बाद का स्तर। और सफ़र की रिपोर्ट में ये आया कि दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई का जो प्रदूषण का स्तर था 2020 की तुलना में बढ़ चुका था ये। ठीक है, 2020 की अवधि के दौरान 2020 की तुलना में 21 में ये बढ़ चुका था काफ़ी अधिक, जबकि पुणे का जो वायु प्रदूषण का स्तर था वो कम रहा 2020 की तुलना में। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि 2020 की तुलना में सफ़र की रिपोर्ट में 4 महानगरों का वायु प्रदूषण जो था वो बढ़ चुका था। तो सफ़र है क्या,
देखो सफ़र को जो है आईआईटीएम पुणे के द्वारा तैयार किया गया है और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसे महानगरों के समग्र प्रदूषण स्तर को मापने के लिए एक राष्ट्रीय पहल आयोजित की गई थी। ठीक, और ये भारत की पहली एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम का अभिन्न अंग है। ठीक, अगर आपसे कथन में ये भी पूछ ले कि इंडिया की पहली एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम का ये एक अंग है, तो ये भी एक सही इसका कथन होगा कि ये भारत की पहली एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम का एक अंग है। और ये मौसम के सभी मापदंडों, जैसे कि अगर टेम्परेचर कितना होगा, बारिश कितनी होगी या आर्द्रता कितनी होगी, ह्यूमिडिटी कितनी होगी, वहाँ की हवा की दिशा कैसी होगी, या यूवी रेज या सोलर रेडिएशन कैसा होगा, इन सभी की निगरानी करती है। और इसके साथ साथ अगर ये बात करें कि सफ़र किन किन पॉल्यूटेंट्स पर चर्चा करता है, सफ़र के पॉल्यूटेंट के बारे में बात करें या प्रदूषकों के बारे में बात करें, तो सफ़र के तहत कुछ प्रदूषक हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। किन प्रदूषकों की ये निगरानी करता है, तो इन देखिए आप PM2.5, PM10, ओजोन सतह, जो सतह पर ओजोन अवस्थित होती है वो, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन टॉलुइन और मरकरी मतलब पारा और एक लास्ट है जाइलिन। तो इतने प्रदूषक हैं, PM2.5, PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टॉल्यून, पारा और जाइलिन। ठीक है दोस्तों, तो इतने प्रदूषकों पर ये नज़र रखता है और इसको डेवलप किया गया है आईआईटीएम पुणे के द्वारा। और ये पूरी तरीके से स्वदेशी प्रणाली है। ठीक है, स्वदेशी प्रणाली है ये, अपने देश में ही निर्मित की गई है और इसका संचालन किया जाता है भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा इसके संचालित किया जाता है। और इसका उद्देश्य है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आम जनता को जागरूक करना। ठीक, देश, और फिर दूसरा है कि देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए शमन की रणनीति विकसित करना। शमन मतलब मिटिगेशन, किसी तरीके से प्रदूषण को रोका जा सके, कम किया जा सके। ठीक है, तो इसका महत्व क्या हो सकता है, इसका अगर हम महत्व की बात करें तो अगर हम इसका इम्पोर्टेंस क्या होगा सफ़र का, तो सफ़र का अगर हम इम्पोर्टेंस देखते हैं तो इसका हम कृषि में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, विमानन के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा सकता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचे के में, आपदा प्रबंधन में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन में सफ़र का यूज़ किया जा सकता है। पर्यटन में सफ़र का यूज़ किया जा सकता है और ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में जिससे इसका प्रयोग किया जा सकता है, जिससे होगा क्या कि लागत की बचत होगी, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मौसम से प्रभावित होती हैं। ऐसे क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कृषि हुआ, ये मौसम से प्रभावित होता है। विमानन भी मौसम से प्रभावित होता है। ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौसम से प्रभावित होने वाली चीज़ है। आपदा प्रबंधन टोटली ये मौसम के आधार पर है। पर्यटन भी मौसम से प्रभावित होती है। तो ऐसे क्षेत्रों को फ़ायदा मिलेगा जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मौसम से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो सफ़र हमारे पास पहले से जानकारी होगी, बेहतर जानकारी होगी, तो हम उसी के अनुरूप अपनी योजना बना पाएंगे। तो अगर आप इसे देखेंगे तो रिसर्च बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ पर एयर पॉल्यूशन मिटिगेट करना मतलब शमन करना। ठीक है, इन अ हैंड विथ नेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश के विकास में एयर पॉल्यूशन को मिटिगेट करना। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, टू इंक्रीज अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता को बढ़ाना, इंक्रीज अवेयरनेस। ठीक है, सामान्य लोगों में वायु प्रदूषण को लेकर के जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, तो इसका जो सफ़र का कंट्रोल रूम है ये कहाँ पर है, ये आईआईटीएम पुणे में है। तो ये हमने चर्चा कर ली है कि आईआईटीएम पुणे के द्वारा इसको बनाया गया है और इसका संचालन आईएमडी के द्वारा किया जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा महानगरों के समग्र प्रदूषण और वायु गुणवत्ता मापने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। ठीक है, और इसे आईआईटीएम के द्वारा विकसित किया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी मुद्रा भंडार से रिलेटेड। तो विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल होता है, तो देखिए विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी परिसंपत्तियाँ, दूसरा नंबर है स्वर्ण भंडार या विशेष आहरण अधिकार या आईएमएफ के साथ रिजर्व ट्रंच। ठीक है, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ या फिर ये विशेष आहरण अधिकार को हम लोग स्पेशल ड्राइंग SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी बोलते हैं। ठीक है,
तो इसको FMC फॉरेन मॉनेटरी एसेट, FMA फॉरेन मॉनेटरी एसेट भी बोला जाता है। तो विदेशी मुद्रा भंडार में हमारे उपरोक्त सभी शामिल होते हैं, मतलब विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भी शामिल हैं, स्वर्ण भंडार भी हैं, विशेषारण अधिकार भी है, और IMF के साथ रिजर्व टेंच भी शामिल होता है। देखो अभी हाल ही में विदेशी मुद्रा भंडार फिर से बढ़ गया है हमारा, जो कि बार बार बढ़ता, मतलब पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो 640 बिलियन अरब डॉलर तक लगभग पहुंच गया है। ठीक, बात करें अगर सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार में, तो भारत चौथे स्थान पर है। भारत का स्थान चौथे स्थान पर है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में, और सबसे टॉप पर है चीन का। चीन पहले स्थान पर है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। ठीक, तो विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है? देखो, विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब केंद्रीय बैंक के द्वारा, जो भी सेंट्रल बैंक है जैसे भारत में RBI, तो RBI के पास कितनी कितनी विदेशी मुद्रा RBI के पास आरक्षित है। ठीक है, फॉरेन करेंसी कितनी है, आरक्षित है। RBI के पास कितनी विदेशी मुद्रा RBI के पास कितनी विदेशी मुद्रा आरक्षित है, इसका यही मतलब है। ठीक है, जिसमें क्या क्या हो सकता है, मतलब विदेशी मुद्रा में या तो बॉन्ड हो सकता है, या तो ट्रेजरी बिल हो सकता है, बॉन्ड हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, या फिर अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ, जैसे दूसरे देशों के हमने USA से सरकारी प्रतिभूति खरीद ली, USA के बॉन्ड, USA के ट्रेजरी बिल खरीद लिए, तो ये भी विदेशी मुद्रा के रूप में शामिल होगी। ज़्यादातर जो विदेशी मुद्रा होती है हमारे क्या, हमारे विदेशी मुद्रा में सबसे ज़्यादा भाग है डॉलर का, मतलब अमेरिकी मुद्रा का डॉलर में आरक्षित हमारे क्या सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल क्या क्या है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, विशेषारण अधिकार और IMF के साथ रिजर्व टेंच। देखो इसका उद्देश्य क्या होता है विदेशी मुद्रा भंडार का, जो हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो विदेशी मुद्रा भंडार रखने से सबसे पहले हमें मौद्रिक और विनिमय प्रबंधन की दर के लिए नीतियों का देखो नीतियों में विश्वास बना रहता है। अगर देखो हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार बना हुआ है, तो इन्वेस्टर हमारे यहाँ आकर्षित होंगे कि ठीक है, इनकी इकोनॉमी स्थिर है, तो हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, और साथ ही साथ ठीक पहले उसमें विश्वास बना रहता है, निवेशकों में ठीक है, निवेशकों में विश्वास बना रहता है, और राष्ट्रीय मुद्रा के समर्थन में हस्तक्षेप करने की क्षमता होती है। मतलब कि यह हमारी जो मुद्रा है, हमारा जो रुपया है, वो डॉलर के मुकाबले मजबूती अपनी बनाए रखता है। ठीक है, तो मुद्रा के समर्थन में हस्तक्षेप करने की क्षमता, ठीक है, तो मुद्रा के समर्थन में हस्तक्षेप करने की क्षमता होती है। ठीक, तो इतना ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो देखो हमारा जो बढ़ता हुआ विदेशी मुद्रा भंडार है, भारत के बाहरी और आंतरिक वित्तीय मुद्दों के प्रबंधन में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को सुविधा प्रदान करता है, दोनों को सुविधा प्रदान करता है। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अगर उसे लेकर के संकट की स्थिति आती है तो उसमें मदद करता है। मान लो कि बाई चांस हमारे पास अगर भुगतान असंतुलन उत्पन्न हो जाता है किसी देश के साथ, तो हम विदेशी मुद्रा के माध्यम से उस भुगतान असंतुलन को संभाल सकते हैं। ठीक है, उससे मदद ले सकते हैं, और बाजार में विश्वास बना रहता है। तो ये सारी चीज़ें ये हैं इसके फ़ायदे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके साथ ही आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये SDR क्या होता है और IMF का रिजर्व ट्रेंच कितना होता है। SDR क्या होता है और IMF का रिजर्व ट्रेंच क्या होता है। तो देखो SDR ऐसा नहीं है कि कोई ये मुद्रा नहीं है, इसे IMF के द्वारा लाया गया था 1969 में। ठीक, IMF के द्वारा 1969 में लाया गया था। तो IMF के जितने भी 194 कंट्रीज़ हैं, उनके सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में। बात ये थी कि देखो पहले डॉलर को ही डॉलर के हिसाब से दुनिया भर में दुनिया भर के पैसों की, दुनिया भर की करेंसीज का मूल्य तय होता था। लेकिन ये हुआ कि बात ये आई कि कभी मान लो डॉलर गिर गया तो फिर उसका क्या करेंगे, दुनिया भर की करेंसीज की वैल्यू भी गिर जाएगी। तो इसके लिए SDR 1969 में लाया गया था, और ये एक मुद्रा नहीं है। ठीक, अगर क्वेश्चन में देता है यह एक मुद्रा है, तो ये मुद्रा नहीं है, बट मुद्रा की तरह इसे समझा जा सकता है। ठीक, और इसके साथ ही साथ IMF पर इस SDR का दावा नहीं किया जा सकता है। IMF पर इसका दावा नहीं किया जा सकता। ठीक है, IMF पर इसका दावा नहीं किया जा सकता है।
और एसडीआर के मूल्य की गणना कैसे की जाती है? तो देखो, एसडीआर के जो एक बास्केट होती है, बास्केट का मतलब एसडीआर की एक बास्केट होती है, उसमें 5 करेंसीज शामिल होती हैं। ठीक है, 5 करेंसीज शामिल होती हैं। कौन कौन सी? यूएस डॉलर, यूरोपियन यूरो, जापान का येन, चीन का रेनमिनबी, चीन की रेनमिनबी, और पाउंड, ब्रिटेन का पाउंड। इतनी इतनी मुद्राएं इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, इस बास्केट में 5 मुद्राएं, जो मतलब 5 सबसे ताकतवर देश हैं या 5 अर्थव्यवस्था के रूप से स्थिर देश है, सिक्योरिटी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 देश हैं उनकी मुद्राएं इसमें शामिल होती है इस एसडीआर के बास्केट में। तो इसी के आधार पर एसडीआर तय किया जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि एसडीआर 1969 में लाया गया था। ये कोई मुद्रा नहीं है और इसका आईएमएफ पे दावा नहीं किया जा सकता। इसका मूल्य जो तय होता है यूएस डॉलर, येन, आप यहाँ पे साफ साफ देख लीजिए, यूएस डॉलर, जापान का येन, ब्रिटिश पाउंड, यूरोपियन यूरो, चीन का रेनमिनबी, इन 5 मुद्राओं की एक बास्केट होती है। इसी के आधार पर ये तय किया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले चीज़ पर। अगला है हमारा आईएमएफ का रिजर्व ट्रेंच। तो आईएमएफ का रिजर्व ट्रेंच क्या होता है? तो देखो, हर देश का वह मुद्रा जिसे सदस्य देश के द्वारा, आईएमएफ की जो रिजर्व ट्रेंच होती है, रिजर्व ट्रेंच, जैसे कि मान लो आईएमएफ है यहाँ पे, तो आईएमएफ के पास भारत का कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को हमने कुछ प्रदान किया है, कुछ दिया है गोल्ड के रूप में या डॉलर के रूप में या अपनी करेंसी के रूप में, हमें आईएमएफ के पास कुछ एक तरीके से आईएमएफ की सदस्यता के अलावा हमें आईएमएफ को देना पड़ता है। तो उसका हम यूज़ क्या कर सकते हैं? जब हम अपने देश में कोई भी प्रायोजन कर रहे हैं, जैसे हमें आईएमएफ से लोन लेना है, तो हमने जितना दिया है उसी के अनुपात में हमें लोन मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह मुद्रा जिसे सदस्य देश के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रदान किया जाता है। जैसे इंडिया ने कुछ इसे दिया, इंडिया ने आईएमएफ को डॉलर दिया, फिर ये इस डॉलर का यूज़ अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से इसे आप एक इमरजेंसी फंड समझ सकते हैं, इमरजेंसी कोष इसे समझ सकते हैं, जिसके तहत आईएमएफ के सदस्य देश के द्वारा बिना किसी शर्त पर सहमत हुए या फिर बिना किसी सेवा शुल्क का भुगतान किए किसी भी समय इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इमरजेंसी फंड होता है, रिजर्व ट्रेंच। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि आईएमएफ में विदेशी मुद्रा भंडार में 4 चीज़ें शामिल होती हैं। तो इतनी चीज़ें हमने यहाँ पर कर ली हैं क्लियर। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पोषण ज्ञान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? देखो, अभी हाल ही में पोषण ज्ञान लॉन्च किया गया है और ऑप्शन देखिए इसका। तो इसका ऑप्शन है नीति आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या आयुष मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया और ये स्वास्थ्य एवं पोषण पर राष्ट्रीय डिजिटल भंडारण है। ठीक है, ये है हमारा स्वास्थ्य एवं पोषण पर डिजिटल भंडारण है, जिसे लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, और ये पार्टनरशिप इसमें नीति आयोग तो है ही, नीति आयोग के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया प्लस एक फाउंडेशन है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इसके बारे में आपने सुना होगा, ये काफ़ी दान करता रहता है दुनिया भर में। तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है और इसके साथ ही साथ सेंटर फॉर सोशल बिहेवियर चेंज, अशोका यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी भी है अशोका यूनिवर्सिटी। तो इसके द्वारा मिलकर के लॉन्च किया गया है नीति आयोग, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और अशोका यूनिवर्सिटी के द्वारा पोषण ज्ञान। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि पोषण ज्ञान के भंडार को एक संसाधन के रूप में परिकल्पित किया गया है, संसाधन के रूप में बनाया गया है। ठीक, जो विभिन्न अलग अलग भाषाओं में है। ठीक है, मीडिया प्रकार, लक्षित दर्शकों और स्रोतों में अलग अलग तरीक़ों से लोगों में स्वास्थ्य की जानकारी को उपलब्ध कराएगा। ठीक है, स्वास्थ्य और पोषण के लिए जानकारी उपलब्ध कराएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पोषण ज्ञान क्या है। स्वास्थ्य एवं पोषण पर डिजिटल भंडारण है जो लोगों तक पहुंच बनाएगा अलग अलग भाषाओं के माध्यम से, अलग अलग मीडिया के माध्यम से, अलग अलग संचार साधनों के माध्यम से। ठीक है, और इसे मतलब लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा और साथ ही में
जिन्होंने नीति आयोग का साथ दिया है इसमें सहयोगी संस्थाएं हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और अशोका यूनिवर्सिटी। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? नेशनल मल्टी हाल ही में देखो जारी किया गया है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो इसे जारी किया गया है, ऑप्शन देख लो, नीति आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, या फिर शहरी विकास मंत्रालय। तो इसे जारी किया गया है हमारा नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ठीक, तो देखो अभी हाल ही में जो ये नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई और इसमें आंकड़े लिए गए थे, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विसेज के कुछ आंकड़े उठाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें है क्या कि इसमें जो कुछ राज्यों की स्थिति बताई गई है कि सबसे गरीब राज्य कौन से हैं। तो सबसे गरीब राज्यों की श्रेणी में सबसे पहला स्थान आता है बिहार। हमारे देश में बिहार को सबसे गरीब मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के आधार पर बिहार सबसे गरीब राज्य घोषित किया गया है। बिहार के बाद दूसरे स्थान पर है झारखंड, तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और चौथे स्थान पर है मध्य प्रदेश और पाँचवा स्थान है मेघालय का। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हो आपको। और जो समृद्ध राज्यों में है तो वो समृद्ध राज्यों में केरल का नाम आया है, तो केरल हमेशा टॉप पर रहा है। ठीक है, कई चीज़ों में टॉप पर है केरल। ठीक, तो ये देखो केरल टॉप पर है। ठीक, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स में केरल टॉप पर है, दूसरे स्थान पर है गोवा, तीसरे स्थान पर सिक्किम, चौथे स्थान पर तमिलनाडु रहा है। ठीक है, और इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो पुदुचेरी टॉप पर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जिसकी बात हमने कल की थी, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5वां चरण जो हमने इसका जो आया था, इसके बारे में हमने बात की थी। तो इसके जो डेटा लिए गए हैं मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के, तो वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से लिया गया है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। देखिए मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के बारे में एक बड़ी वीडियो की, एक अलग से वीडियो की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इसमें कई सारी चीज़ें शामिल होंगी और उसी के साथ साथ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एक पूरा ओवरव्यू भी शामिल होगा। तो हम इसे एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इसे एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा। तो यहाँ पर आज समाप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर आज समाप्त होते हैं। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए करंट अफेयर के साथ, और नेक्स्ट वीडियो एक साथ में और इसके अपलोड होनी है, जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का एक सेपरेट वीडियो होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।